दोस्तों, कभी कभी सबसे बड़े राज हमारे अपने ही घर में छुपे होते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। मुंबई के एक साधारण से इलाके में रहने वाला विक्रम हर सुबह चुपचाप उठकर रात के बचे हुए ठंडे रोटी खाता था और फिर दफ्तर जाने के बहाने घर से जल्दी निकल जाता था। किसी को नहीं पता था कि वह ऐसा क्यों करता है और कहाँ जाता है। हर दिन ऐसा करते देखकर उसकी पत्नी प्रिया को उस पर शक हो गया। पति को रंगे हाथों पकड़ने के लिए एक दिन उसने विक्रम का पीछा किया और जो उसने देखा उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। कुछ ऐसा जो उसकी रूह तक को हिला गया। सच जानने के लिए कहानी को आखिर तक जरूर देखें और अगर कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मुंबई के एक सामान्य इलाके की संकरी और धूल भरी गलियों में जहां सूरज की किरणें भी छतों से टकराकर थक जाती थीं, विक्रम का जीवन घड़ी की सुइयों की तरह नियमबद्ध था। उसका दिन किसी भी सामान्य व्यक्ति से कहीं पहले शुरू हो जाता था, ठीक उस वक्त जब पूरी दुनिया नींद की आगोश में होती थी। ये वो पल होते थे जब उसकी पत्नी प्रिया और 8 साल का बेटा आरव, जो अभी बालपन की मासूम दुनिया में बेफिक्र सोया रहता था, गहरी नींद में डूबे होते। विक्रम एक कपड़ा बनाने वाली फैक्ट्री में क्लर्क अपनी जिंदगी एक खास तरह की शांति और सतर्कता में जीता था। सुबह जल्दी विक्रम बिस्तर से उठता तो किसी को हल्की सी चप्पल की आवाज भी महसूस न होती। वह मुंह हाथ धोकर एक शब्द बोले बिना चुपके से किचन की तरफ चला जाता। वहां का नजारा उसके लिए रोज का था। रात के बचे बर्तन एक कोने में होते और उनके बगल में एक प्लास्टिक की टोकरी में रुमाल से ढकी हुई रात की बनी ठंडी रोटी उसका इंतजार कर रही होती। विक्रम का यह काम एक रिवाज बन चुका था। वह उन ठंडी रोटियों को अचार के एक छोटे टुकड़े या कभी कभी सिर्फ नमक छिड़क कर खा लेता। उसकी आंखों में न कोई शिकवा होता और न कोई गम। एक अजीब सी तसल्ली उसके चेहरे पर चमकती थी, मानो वह दुनिया का सबसे लजीज ब्रेकफास्ट कर रहा हो। प्रिया एक संवेदनशील और प्यार करने वाली पत्नी अक्सर बिस्तर पर लेटी लेकिन जागती रहती। वो सोने का नाटक करती ताकि विक्रम को अपनी एकांत दुनिया में खलल महसूस न हो। अपनी आधी खुली आंखों से वो सब देखती। उसे समझ नहीं आता था कि क्यों विक्रम, जो कभी गर्मा गर्म पूरी खाने का शौकीन था, इस बेस्वाद सूखे खाने को बिना किसी गिले के कबूल कर लेता है। यह विरोधाभास प्रिया के दिल में सैकड़ों सवालों का तूफान खड़ा कर देता था। शुरू में प्रिया को लगा कि शायद यह 1-2 दिन की आदत है। हो सकता है विक्रम को सुबह भूख जोर से लगती हो, इसलिए एक दिन प्रिया सुबह उठी और विक्रम के लिए प्याज की रोटी बनाई। रोटियों की महक पूरे घर में फैल गई। प्रिया को पूरा विश्वास था कि आज विक्रम खुश हो जाएगा। लेकिन जब उसने रोटियों की प्लेट विक्रम के सामने रखी तो विक्रम ने बस एक हल्की सी मुस्कान के साथ उसे साइड कर दिया। प्रिया, तुम खुद खाओ, मुझे सच में लेट हो रहा है। मैं बस यह एक ठंडी रोटी खा लूंगा, तुम आरव के साथ खा लेना। उस दिन प्रिया का दिल टूट गया। यह सिर्फ रोटी की बात नहीं थी, यह उसके प्यार और केयर के इनकार का दर्द था। वक्त का चक्र घूमता रहा। दिन, हफ्ते और फिर महीने गुजर गए। विक्रम की आदत जस की तस रही। उसकी इस जिद्दी आदत ने प्रिया के मन में चिंता और शक के बादल गहरे कर दिए। वह रोज ताजा नाश्ता बनाती और हर रोज विक्रम उसे नजरअंदाज करके ठंडी रोटी चुनता। प्रिया सोचने लगती, क्या वह मुझसे नाराज हैं? क्या मेरे हाथ का स्वाद खराब हो गया है? या सबसे दर्दनाक ख्याल, क्या उनकी जिंदगी में कोई तीसरा आ गया है? इलाके की कुछ औरतों की बातें उसके कानों में गूंजने लगतीं। अरे दीदी, मर्दों का क्या भरोसा, जब बाहर मुंह मारने लगते हैं तो घर का खाना कड़वा लगता है। यह विचार एक जहर की तरह उसके दिल में घुलता। कहीं वह पैसे किसी और पर तो नहीं लुटा रहे, इसलिए घर में यह किफायत है। विक्रम की सैलरी अच्छी खासी थी, घर का खर्च आराम से चल जाता था। लेकिन पिछले कुछ महीनों से प्रिया ने घर में पैसों की अजीब सी किल्लत महसूस की थी। आरव ने जब नई स्कूल की पानी की बोतल मांगी तो विक्रम ने कहकर टाल दिया कि पुरानी वाली एकदम फिट है। प्रिया ने जब घर के लिए नई चादरें खरीदने की बात की तो विक्रम ने कहा कि अभी जरूरत नहीं, गुजारा चल रहा है। यह सारी बातें प्रिया के शक को और पुख्ता कर रही थीं। एक तरफ पति का ठंडी रोटी पर अड्डा रहना और दूसरी तरफ घर में अचानक आई मितव्ययिता। उसे पूरा यकीन हो गया कि कोई गहरा रहस्य है जो विक्रम छिपा रहा है। वह सोचती, मैं अपने पति को जानती हूं, वह कभी इतना कंजूस नहीं था। फिर अब क्या हो गया? एक दिन मकान मालकिन सुशीला जी किराया मांगने आईं।
विक्रम मिल जा चुका था। सुशीला जी ने प्रिया के सामने ही शिकायत की, बहू, पिछले महीने भी लेट हुआ था। विक्रम बाबू से कहना कि किराया टाइम पर दें, हमें भी घर चलाना है। जब शाम को विक्रम लौटा तो प्रिया ने हिम्मत जुटाकर पूछ ही लिया, सुनिए, घर में सब ठीक तो है? आप कुछ उदास लग रहे हैं। विक्रम ने एक लंबी सांस ली और चेहरे पर एक बनावटी स्माइल चिपकाकर कहा, अरे नहीं प्रिया, कुछ नहीं, बस दफ्तर का प्रेशर थोड़ा ज्यादा है। तुम फिक्र मत करो, सब ठीक है। उसके इस बहाने बनाने के अंदाज ने प्रिया के दिल में एक और जख्म लगा दिया। उसे लगा कि विक्रम उससे कुछ बहुत बड़ा छिपा रहा है। उस रात प्रिया सो नहीं पाई। उसने तय कर लिया कि वह अब इस अंधेरे में नहीं रहेगी और इस गुत्थी को सुलझाकर रहेगी। अगली सुबह हमेशा की तरह विक्रम जल्दी उठा। उसने खामोशी से ठंडी रोटी खाई, अपना पुराना टिफिन बॉक्स लिया और फैक्ट्री के लिए निकल पड़ा। लेकिन आज सीन बदल चुका था। प्रिया भी तैयार हो चुकी थी और उसने सावधानी से अपने सिर पर दुपट्टा डाल लिया था। जैसे ही विक्रम गली के कोने पर गुम हुआ, प्रिया ने कुछ दूरी रखकर उसका पीछा शुरू कर दिया। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। डर और सच जानने की उत्सुकता एक साथ थी। वह उम्मीद कर रही थी कि विक्रम फैक्ट्री जाने वाली लोकल ट्रेन पकड़ेगा जो शहर के इंडस्ट्रियल एरिया की ओर जाती थी। लेकिन विक्रम ने वह ट्रेन नहीं ली, बल्कि वह एक दूसरी बस में चढ़ गया जो शहर के पुराने बाजार वाले हिस्से की तरफ जा रही थी, जहां का मशहूर सिद्धिविनायक मंदिर था। फैक्ट्री की बजाय पुराना बाजार प्रिया का दिल धंस गया। उसके दिमाग में सबसे खराब ख्याल आने लगे। क्या वह किसी से चोरी छिपे मिलने जा रहा है या कोई और सीक्रेट है? प्रिया ने फौरन एक ऑटो रोका और ड्राइवर को उस बस का पीछा करने को कहा। उसका पूरा बदन डर और संदेह से थरथरा रहा था। बस मंदिर के पास आकर रुकी। विक्रम उतरा और भीड़ में घुल गया। प्रिया ने किराया चुकाया और तेजी से उसके पीछे दौड़ी। उसने देखा कि विक्रम मंदिर की मुख्य सीढ़ियों की ओर नहीं जा रहा था, बल्कि वह दाहिनी तरफ मुड़ा, उस हिस्से की ओर जहां आमतौर पर कम लोग होते थे और जरूरतमंद व बेघर लोग सहारे की आस में बैठे रहते थे। प्रिया एक मोटे पिलर के पीछे दुबक गई। अपनी सांसों को संभालने की कोशिश करती हुई वह घूर कर देख रही थी कि उसका शौहर क्या करता है। क्या उसका शक आज हकीकत बनेगा या यहां कोई ऐसा रहस्य उसका इंतजार कर रहा है जो उसकी पूरी दुनिया उलट पलट देगा? विक्रम मंदिर में घुसा नहीं। वो एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे ठिठका, जहां पहले से एक लकड़ी का छोटा सा प्लेटफॉर्म रखा था। उसे देखकर लगता था कि यह जगह उसके लिए फिक्स्ड है। प्रिया की हैरानी का ठिकाना न रहा जब विक्रम ने प्लेटफॉर्म के नीचे बने एक छोटे लॉकर का ताला खोला और उसमें से पहले एक छोटा गैस सिलेंडर और चूल्हा निकाला। फिर एक बड़ा बर्तन जिसमें शायद सब्जी थी, आटे की एक छोटी थैली, पानी की बोतल और एक तवा। यह सब क्या था? क्या वो यहां खाना पकाने आया था? और अगर हां, तो किसके लिए? प्रिया इन सवालों में उलझी थी कि विक्रम ने अपना काम शुरू कर दिया। वह तेजी और कुशलता से काम कर रहा था, जैसे उसे इस काम का दशकों का तजुर्बा हो। प्रिया ने कभी विक्रम को घर में एक कप चाय भी खुद बनाते नहीं देखा था, और आज वह सड़क किनारे रोटी सेंक रहा था। जैसे ही तवा गर्म हुआ और पहली गर्म रोटी की सुगंध हवा में घुली, मंदिर के बाहर बैठे बेसहारा लोगों की निगाहें उस तरफ उठीं। उनके चेहरों पर एक परिचित चमक थी, एक इंतजार जो अब पूरा होने वाला था। एक एक करके वृद्ध, असहाय, रोगी और एक युवा मां अपने नन्हे शिशु के साथ विक्रम के पास आने लगे। अब प्रिया की आंखों के सामने वह महान रहस्य खुल रहा था जिसने उसे महीनों से परेशान कर रखा था। विक्रम ने अपना टिफिन बॉक्स खोला, वही बॉक्स जो प्रिया यह सोचकर पैक करती थी कि यह उसके पति का मिड डे मील है। मगर इस बॉक्स में मौजूद रोटी और सब्जी उसने अपने लिए नहीं बचाई थी। उसने बॉक्स का सारा खाना एक बड़े बर्तन में उन लोगों के लिए उड़ेल लिया। वो ताजा गर्म गर्म रोटी सेंकता जाता और हर किसी को सम्मान और प्यार से 2 रोटी और सब्जी परोसता जाता। प्रिया जहां खड़ी थी वहीं पत्थर हो गई। उसके कानों में उसके अपने शक की बातें गूंज रही थीं। क्या यह पैसे कहीं और फूंक रहे हैं? आंसुओं की एक गर्म धारा उसकी आंखों से निकल पड़ी। वो किस दैवीय इंसान पर शक कर रही थी? वो शख्स जो खुद ठंडी रोटी खा रहा था ताकि हर रोज कुछ भूखे पेट भर सके। वह शख्स जो घर में इसलिए कटौती कर रहा था कि वह हर रोज उन बेघर लोगों के लिए राशन ले सके
मकान मालकिन का किराया इसलिए लेट हुआ होगा क्योंकि उस महीने किसी बीमार वृद्ध की दवाई पर खर्च हो गया होगा। प्रिया को वह हर पल याद आया जब उसने विक्रम को शक की नजर से देखा था, जब उसने मन ही मन उसे कंजूस और बेवफा समझा था। आज उसे खुद पर नफरत हो रही थी। उसका पति कोई धोखेबाज नहीं था, बल्कि एक संत था जो बिना शोर के, बिना किसी प्रदर्शन के मानवता की सबसे ऊंची इबादत कर रहा था। उसके लिए सच्ची आराधना मंदिर के भीतर नहीं, बल्कि मंदिर के बाहर भूखों को भोजन कराने में थी। विक्रम सिर्फ खाना ही नहीं बांट रहा था, वह हर किसी से 2 माह बात भी कर रहा था। एक बुजुर्ग को प्यार से पानी पिला रहा था, एक बच्चे के सिर पर हाथ फेरकर उसे एक और रोटी का टुकड़ा थमा रहा था। उसके चेहरे पर वो सुकून और खुशी थी जो प्रिया ने महीनों से उसके चेहरे पर नहीं देखी थी। प्रिया अपने आंसू पोंछकर अपने पति के पास जाने को कदम बढ़ाने ही वाली थी कि तभी 2 कुख्यात बदमाश विक्रम की ओर बढ़े। वह गुस्से और घमंड में सीधे विक्रम के पास पहुंचे और उसके प्लेटफॉर्म पर हाथ पटक कर खड़े हो गए। यहां बैठने का हफ्ता कौन भरेगा? ये एरिया हमारा है। रोज के आरसंतर निकाल, वरना ये ड्रामा यहीं बंद कर देंगे। विक्रम ने हाथ जोड़कर बहुत विनम्रता से समझाने की कोशिश की। भाई साहब, मेरे पास इतने पैसे नहीं होते। ये सब मैं अपनी सैलरी से बचाकर करता हूं। ये तो सेवा है, नेकी का काम है। मैं इन गरीबों से कोई चार्ज नहीं लेता। बदमाशों ने उसकी बात एक कान से सुनी और दूसरे से उड़ा दी। हमें नेकी मत सिखा। पैसे देता है या ये आटे का डिब्बा उलट दूं? इतना कहकर उनमें से एक ने विक्रम के गूंथे आटे में किक मारने को पैर उठाया। पिलर के पीछे छिपी प्रिया का शरीर डर और क्रोध से कांप रहा था। एक तरफ उसका पति था जो निस्वार्थ सेवा कर रहा था, और दूसरी तरफ 2 गुंडे जो उसकी भलाई को रौंदने पर आमादा थे। प्रिया के सामने एक चुनाव था। क्या वह डरकर छिपी रहे या बाहर निकलकर इस आंधी का मुकाबला करे? बाहर आने का मतलब था कि विक्रम का राज हमेशा के लिए उजागर हो जाएगा, लेकिन आज उसे अपने पति पर किए गए जुल्म का पश्चाताप करना था। गुंडे का उठा पैर हवा में ही था कि एक तेज और मजबूत आवाज ने उसे थाम लिया। ठहर जाओ। सबकी निगाहें आवाज की ओर मुड़ी। प्रिया एक साधारण गृहस्थी, एक शेरनी की तरह पिलर के पीछे से निकली। उसके चेहरे पर डर का कोई निशान नहीं था। उसकी आंखों में गुंडों को भी नीचा दिखाने वाली ज्वाला थी। विक्रम उसे वहां देखकर स्तब्ध रह गया। प्रिया, तुम यहां? वो बस इतना ही बोल पाया। प्रिया ने विक्रम की बात को अनसुना किया और सीधे उन बदमाशों के सामने जा खड़ी हुई। यह कोई बिजनेस नहीं है जो तुम हफ्ता वसूलोगे। यह सेवा है। तुम्हें शर्मिंदगी होनी चाहिए कि तुम इन भूखे लोगों का निवाला छीनने आए हो। उसकी हिम्मत देखकर एक बदमाश हंसा। कौन है तू? हट साइड यहां से। आज हम पैसे लेकर ही जाएंगे। मगर प्रिया अपनी जगह से 1 सेंटीमीटर भी नहीं सरकी। उसने वहां इकट्ठा भीड़ की ओर देखा और अपनी आवाज और बुलंद की। आप सब क्या तमाशा देख रहे हैं? आज यह इन गरीबों पर जुल्म कर रहे हैं, कल यह आप पर भी करेंगे। ये आदमी अपनी जेब से रुपया लगाकर इन गरीबों की मदद करता है और यह गुंडे इससे हफ्ता मांग रहे हैं। प्रिया की इस निर्भीक अपील ने खामोश दर्शकों के दिल को हिला दिया। जिस बुजुर्ग दादी को विक्रम ने खाना परोसा था, वो लाठी टेकती हुई आगे आई। ये लड़का हमारा रक्षक है। इसको छूने का मतलब है मुसीबत मोल लेना। अब आसपास के ठेले वाले भी इकट्ठे होकर विक्रम का साथ देने लगे। अब माहौल पलट चुका था। बदमाश लोगों के बढ़ते गुस्से और एकता के सामने खुद को अकेला महसूस कर रहे थे। उन्हें एहसास हो गया था कि अब यहां उनकी नहीं चलेगी। उन्होंने एक दूसरे को सिग्नल किया और बड़बड़ाते हुए, धमकियां उछालते हुए वहां से खिसक गए। मिलेंगे तुझे बाद में। जैसे ही बदमाश गए, पूरी भीड़ ने प्रिया की बहादुरी और साहस की वाहवाही की। प्रिया ने सबको हाथ जोड़कर शुक्रिया कहा, लेकिन उसकी आंखें सिर्फ विक्रम को तलाश रही थीं। विक्रम अभी भी अवाक खड़ा था। उसके एक हाथ में बेलन था और चेहरे पर हजारों सवाल। उसकी आंखों में अपना राज खुल जाने की शर्म थी और साथ ही अपनी पत्नी के अपार सम्मान का भाव भी। प्रिया धीरे से उसके पास गई। दोनों की नजरें टकराईं। दोनों में से किसी ने एक शब्द नहीं कहा। खामोशी ने ही सारे जवाब दे दिए थे। प्रिया ने विक्रम के हाथ से बेलन लिया, उसे प्लेटफॉर्म पर रखा और फिर बिना कुछ बोले उसके साथ बैठकर रोटी सेंकने लगी। विक्रम ने रोकना चाहा। प्रिया, तुम्हें यह सब करने की जरूरत नहीं है। प्रिया ने विक्रम की आंखों में देखा।
उसकी आवाज में सच्चाई और गहरा प्यार था। जरूरत है। आज तक आपने यह नेकी अकेले कमाई है। अब मुझे भी इसका छोटा सा हिस्सा चाहिए और सबसे ज्यादा आपके साथ होना है। उसकी आवाज में इतनी ईमानदारी और समर्पण था कि विक्रम कुछ बोल न सका। उस दिन पहली बार उस छोटे से स्टैंड पर दो जोड़ी हाथ एक साथ काम कर रहे थे। बाहर खड़े लोग ये खूबसूरत नजारा देखकर मुस्कुरा रहे थे। जब आखिरी भूखे व्यक्ति ने भी खाना खाया और दुआएं देकर चला गया, तो विक्रम और प्रिया ने अपना सामान समेटना शुरू किया। अब उनके बीच कोई पर्दा या फासला नहीं था। घर लौटते वक्त विक्रम ने हौसला करके पूछा, तुम्हें पता कैसे चला? प्रिया ने एक गहरी सांस ली और उसे अपने शक की पूरी दास्तान से लेकर उसका पीछा करने तक सब सच सच बता दिया। वो रोते हुए विक्रम से माफी मांगती रही। मुझे माफ कर दीजिए, मैं कितनी अज्ञानी थी। मैं आप पर शक करती रही, जबकि आप इतना पावन काम कर रहे थे। उस रात कई महीनों बाद विक्रम चैन की नींद सोया। उसके दिल से एक भारी बोझ उतर चुका था। अगली सुबह जब विक्रम और प्रिया वह मंदिर के पास पहुंचे, तो कल की घटना के बाद इलाके के कई लोग और दुकानदार पहले से ही उनका इंतजार कर रहे थे। सुशीला जी, वही मकान मालकिन जो कल तक किराए के लिए ताने मारती थीं, आज आटे की एक बड़ी बोरियां लेकर खड़ी थीं। सुशीला जी ने शर्म से सिर झुकाया। विक्रम बाबू, मुझे माफ कर देना। मैं तो आपको कंजूस समझ रही थी, पर आप तो सच्चे भगवान निकले। ये मेरी ओर से एक छोटी सी नजर आना है। आज से इस सेवा में मेरा भी कुछ सहयोग समझिए। फल वाले ने फलों की टोकरी आगे बढ़ा दी और चाय वाले ने चाय का बड़ा थर्मस। देखते ही देखते विक्रम के छोटे से स्टैंड के पास राशन का अंबार लग गया। जो काम विक्रम अकेले कर रहा था, आज वह पूरे समुदाय का एक साझा उत्सव बन चुका था। उस दिन पीपल के पेड़ के नीचे सिर्फ रोटी और सब्जी नहीं बने, बल्कि प्रिया और इलाके की कुछ अन्य महिलाओं ने मिलकर खीर भी बनाई। 150 से भी ज्यादा भूखे लोगों ने जी भरकर खाना खाया। उनके चेहरों पर जो शांति और प्रसन्नता थी, वह किसी भी धन से ऊपर थी। फैक्ट्री के मालिक को जब यह बात मालूम हुई, तो उन्होंने न सिर्फ विक्रम की सैलरी बढ़ा दी, बल्कि उसे काम पर 2 घंटा लेट आने की छूट भी दे दी, ताकि उसकी सेवा में कोई रुकावट न आए। विक्रम और प्रिया की जिंदगी बदल चुकी थी। उनके रिश्ते में वह खामोशी और दूरी मिट चुकी थी। उनका प्यार अब गहरा, अटल और सार्थक हो गया था। लेकिन यह कहानी यहीं खत्म नहीं हुई थी। कुछ दिनों बाद इलाके में एक बड़ा त्योहार आया और विक्रम की सेवा को देखकर स्थानीय एनजीओ ने संपर्क किया। उन्होंने प्रस्ताव दिया कि वे इस छोटे से स्टैंड को एक नियमित किचन में बदल दें, जहां रोज सैकड़ों लोग खाना पा सकें। विक्रम और प्रिया ने सोचा और सहमति दे दी। अब उनका काम सिर्फ मंदिर के बाहर तक सीमित नहीं रहा, बल्कि पूरे मोहल्ले के लिए एक मिसाल बन गया। आरव भी अब सुबह उठकर अपने पापा के साथ जाता और छोटे छोटे कामों में हाथ बटाता। वह सीख रहा था कि सच्ची खुशी देने में है। प्रिया ने घर पर महिलाओं की एक छोटी मीटिंग शुरू की, जहां वे मिलकर राशन इकट्ठा करतीं और नए मेनू प्लान करतीं। कभी दाल चावल तो कभी पूरी सब्जी। इलाके के बच्चे अब वहां आकर पढ़ाई भी करते और खाना खाते। धीरे धीरे यह जगह एक कम्युनिटी सेंटर बन गई, जहां न सिर्फ भोजन बल्कि शिक्षा और स्वास्थ्य जांच भी होती। एक दिन एक बड़ा न्यूज चैनल वाला वहां पहुंचा और पूरी कहानी को कवर किया। विक्रम का नाम अब सिर्फ इलाके में नहीं, बल्कि पूरे शहर में गूंजने लगा। लोग दूर दूर से आकर मदद करते। कोई पुराने कपड़े लाता तो कोई दवाइयां। विक्रम और प्रिया का रिश्ता अब पहले से कहीं मजबूत था। वे हर शाम साथ बैठकर दिन की बातें करते और अगले दिन की प्लानिंग। लेकिन चुनौतियां भी कम नहीं थीं। एक बार बारिश के मौसम में पानी भर गया और सारा सामान खराब हो गया। तब पूरे इलाके ने मिलकर नया प्लेटफॉर्म बनवाया और छतरी लगवाई। दूसरी बार कुछ और गुंडे आए, लेकिन अब भीड़ इतनी थी कि वे भाग खड़े हुए। प्रिया की बहादुरी की कहानियां अब औरतों के बीच प्रेरणा बन गईं। वह खुद को एक नई इंसान महसूस करती। विक्रम कहता, तुमने न सिर्फ मेरा राज खोला, बल्कि मुझे नई जिंदगी दी। महीनों बीतते गए और यह सेवा बढ़ती गई। अब हर रविवार को स्पेशल फूड फेस्टिवल होता, जहां तरह तरह के पकवान बनते। बच्चे गेम्स खेलते और बुजुर्ग अपनी कहानियां सुनाते। आरव का बर्थडे भी अब वहीं मनाया जाता, जहां सारे बेसहारा बच्चे केक काटते। यह सब देखकर विक्रम की आंखें भर आतीं। वह सोचता कि एक छोटी सी शुरुआत कितना बड़ा बदलाव ला सकती है।
प्रिया अब घर पर ऑनलाइन क्लासेस लेती, जहां वह दूसरी महिलाओं को सिखाती कि कैसे छोटे छोटे कामों से बड़ा असर डाला जा सकता है। उनकी कहानी सोशल मीडिया पर वायरल हो गई और हजारों लोग इंस्पायर्ड हुए। लेकिन असली खुशी तो उन भूखे चेहरों की मुस्कान में थी जो अब रोज भरपेट खाते। विक्रम और प्रिया जानते थे कि यह यात्रा अभी लंबी है और वे साथ मिलकर इसे और आगे ले जाएंगे। एक दिन सुशीला जी ने अपना पुराना स्कूटर दान कर दिया ताकि राशन लाने में आसानी हो। फल वाला अब फ्री फ्रूट्स देता, चाय वाला सुबह की पहली चाय का थर्मस भरकर लाता। मिलकर सब कुछ संभव हो रहा था। आरव अब बड़ा हो रहा था और वह अपने दोस्तों को बताता कि उसके पापा सुपर हीरो हैं। स्कूल में टीचर ने उसकी कहानी पर ऐसे लिखवाया। जीवन अब सिर्फ जीना नहीं बल्कि जीने का मतलब सिखाने वाला बन गया था। लेकिन एक नई मुसीबत सामने आई जब लोकल अथॉरिटी ने जगह खाली करने को कहा, क्योंकि वहां पार्किंग बननी थी। सब घबरा गए। प्रिया ने मीटिंग बुलाई और सबने मिलकर पिटीशन लिखी। हजारों सिग्नेचर इकट्ठे हुए। मीडिया ने कवर किया और आखिरकार जगह बच गई। अब वहां एक बोर्ड लगा था, विक्रम कम्युनिटी किचन। नाम प्रिया ने सुझाया था। विक्रम शर्मा गया, लेकिन सबने तालियां बजाईं। अब यह सिर्फ उनकी नहीं बल्कि सबकी संपत्ति थी। समय बीतता गया और सेवा फैलती गई। पड़ोस के इलाकों से लोग मदद मांगने आते। विक्रम और प्रिया ने ब्रांच खोलने का प्लान बनाया। आरव अब टीनेजर हो चुका था और वह अकाउंट संभालता। प्रिया किचन मैनेज करती। विक्रम अभी भी सुबह ठंडी रोटी खाता, लेकिन अब हंसकर, क्योंकि वह जानता था कि यह बलिदान कितनों की जिंदगी बदल रहा है। उनकी कहानी अब किताब बनने वाली थी। एक लेखक ने संपर्क किया, लेकिन वे बोले, पहले सेवा फिर शोहरत। जीवन की यह यात्रा अनंत थी, जहां हर दिन नया सबक, नई खुशी और नई चुनौती लाता।